बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉन डन की लव पोइम्स में एक और मेटाफिजिकल पोइम अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग को आज थोरोली कवर करेंगे। इसको 1611 में लिखा गया था और पब्लिश किया गया था डन की मौत के 2 साल बाद 1633 में उनकी कलेक्शन पोइम्स के अंदर। वैलिडिक्शन बोलते हैं एक फेयरवेल मैसेज को। कहीं दूर सफ़र पर जाने से पहले आप एक फेयरवेल रखते हो ना, उसमें कोई मैसेज देना चाहते हो अपने चाहने वालों को, उस मैसेज को वैलिडिक्शन बोलते हैं। और फॉरबिडिंग मॉर्निंग का मतलब है गम करने से या रोने धोने से मना करना। मतलब ओवरऑल इस मैसेज में जॉन डन अपने जाने पर रोने धोने से या गम करने से मना कर रहे हैं। डन ने इसे उस वक्त लिखा था जब वो किसी लंबे सफ़र पर जा रहे थे और अपनी वाइफ एन मोर, जिससे वो बहुत प्यार करते थे, उससे दूर हो रहे थे। तो ये फेयरवेल मैसेज तब लिखा गया था। लेकिन इस फेयरवेल में कोई गम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल लेवल पर लिखी गई पोइम है। टोटल 9 स्टैंजाज हैं, हर स्टैंजा में 4 लाइंस, तो टोटल 36 लाइंस में लिखा गया है इस पोइम को। लैंग्वेज अर्ली मॉडर्न इंग्लिश है, लेकिन सेम लाइंस आपको आज की मॉडर्न इंग्लिश में भी लिखकर प्रेजेंट करूँगा। पोइम का ओवरऑल थीम ये कह सकते हैं कि ट्रू स्पिरिचुअल लव को फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती। अगर फासले आ भी जाएं तो वो दोनों एक्चुअली जुदा नहीं होते। और इसको जस्टिफाई किया है उन्होंने अपनी इस पोइम में भी एक कमाल का मेटाफोर यूज़ करते हुए। कंपस की एग्जाम्पल यूज़ की गई है, जिसकी दोनों टांगें जहाँ मर्जी चली जाएं सेंटर से एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं, और इन्होंने घूमना एक दूसरे के गिर्द ही होता है, बस कोई दूसरा ऑप्शन नहीं चाहिए होता उन्हें। अब पोइम को स्टार्ट करते हैं। स्टेंजा नंबर 1 आपके सामने है ओरिजिनल इंग्लिश में। इसके सामने सेम स्टेंजा आपको आज की मॉडर्न इंग्लिश में भी लिख के प्रेजेंट किया गया है। अब लाइन बाय लाइन हम इसका एनालिसिस स्टार्ट करेंगे और लाइंस मैं पढ़ूंगा ओरिजिनल इंग्लिश वाले स्टेंजा से। लाइन नंबर 1, एज virtuous men पास माइल्डली अवे, जैसे नेक लोग आराम से सुकून से इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, और वो अपनी रूह से धीरे से कहते हैं कि निकल जाओ अब इस जिस्म से, वक्त आ गया है। यहाँ पोइट अपने फेयरवेल को एक स्पिरिचुअल डेथ से कंपेयर कर रहा है। जैसे नेक लोग बिना शोर के पीसफुली मर जाते हैं, वैसे ही इनका अलविदा भी होना चाहिए, बिना रोने धोने के और दर्द के, काम एंड क्वाइट। वाइल्ड सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स डू से, जबकि उनके कुछ उदास दोस्त कह रहे होते हैं नाउ हिज ब्रेथ गोज, एंड सम से नो, कि अब उसकी सांस जा रही है, और कुछ कहते हैं कि नहीं अभी तो जिंदा है। पोइट अपनी ऊपर वाली एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू कर रहे हैं कि उस शख्स की मौत के टाइम पर उसके कुछ खास दोस्त जो उसके पास होते हैं, उनमें कन्फ्यूजन चल रहा होता है कि क्या ये चला गया है, या कुछ कहते हैं कि नहीं यार अभी जिंदा है। मतलब नेक लोगों की मौत इतने पीसफुल और काम तरीके से होती है कि पास बैठे लोग भी जज नहीं कर पाते कि वो जा चुका है या नहीं। तो हमें भी उतने ही पीसफुल और काम तरीके से ये अलविदा करना चाहिए। स्टेंजा नंबर 2, सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइस, तो चलो हम भी आपस में चुपके से अलग हो जाएं बिना किसी आवाज़ के। मेल्ट का यहाँ मतलब है सॉफ्ट और स्मूथ तरीके से दूर होना, जैसे बर्फ़ पिघलती है ना बिना शोर के। ये एक इमोशनल मेच्योरिटी और साइलेंस की निशानी है। नो टीयर फ्लड्स नोर साए टेम्पेस्ट मूव, ना आंसुओं के तूफान बहें, ना आहों की आंधियां चलें। जुदाई के वक्त आंसुओं का दरिया बहना और आहें भरना, ये सब चाइल्डिश और वर्ल्डली लव के एक्सप्रेशन है। उनका प्यार इतना स्पिरिचुअल है कि इसमें इन सब अननेसेसरी इमोशंस की जगह नहीं है। ट्वर प्रोफेनेशन ऑफ और जॉयज, ये हमारी खुशियों की तौहीन होगी। पोइट कह रहा है कि अगर हम अपनी लव लाइफ को दुनिया के सामने रोने धोने से एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारी सैक्रेड मुकद्दस लव की इंसल्ट होगी। उनकी मोहब्बत कोई आम लव नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो दुनिया की समझ से बाहर है। टू टेल द लेटी आवर लव, अपने प्यार को आम लोगों के सामने लाना, उन्हें बताना हमारी मोहब्बत को जलील करने के बराबर होगा। लेटी का मतलब है आम लोग जो स्पिरिचुअल और गहरी बातों को नहीं समझते। स्टेंजा नंबर 3 आता है हमारे पास। मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर्स, ज़मीन का हिलना अर्थक्वेक नुकसान और डर का सबब बनता है। पोइट यहाँ एक फिजिकल इमेजरी यूज़ कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो सुपरफिशियल लव करते हैं। जब ज़मीन कांपती है तो लोग घबरा जाते हैं,
इस लाइन में जुदाई को एक फिजिकल डिस्टर्बेंस जैसे अर्थक्वेक से कंपेयर किया गया है, जिसमें इमोशंस बाहर निकलते हैं। मैन रेकॉन व्हाट इट डिड एंड मेंट। लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या हुआ और इसका मतलब क्या था। मतलब लोग हर फिजिकल डिस्टर्बेंस का एनालिसिस करते हैं कि किस हद तक नुकसान हुआ है, क्या कोई निशानी नज़र आई थी, वजह क्या बनी। ये उन कपल्स पर फिट होता है जो अपनी जुदाई को रोने धोने का दिखावा बना लेते हैं और जुदाई की हर छोटी छोटी वजह सोचने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुई। तो एक्चुअली उनका लव अभी सिर्फ सरफेस लेवल होता है, बट ट्रेपिडेशन ऑफ द स्पेयर्स, लेकिन आसमानी गोले, सितारों और प्लैनेट्स की हरकत, दो ग्रेटर फार इज इनोसेंट। वो हरकतें ज़्यादा बड़ी होती हैं लेकिन किसी को नुकसान नहीं देती। पोइट कह रहा है कि असली और स्पिरिचुअल लव अर्थक्वेक जैसा नहीं होता जो सब कुछ हिला दे, बल्कि वो आसमान में मौजूद प्लैनेट्स के हिलने जैसा होता है जो साइलेंटली मूव करते हैं बिना किसी डैमेज के। इस तरह का लव इनोसेंट होता है, अर्थक्वेक जैसा हार्मफुल नहीं। तो जुदाई भी ऐसी होनी चाहिए, काम, डिग्निफाइड एंड डैमेज फ्री। देन स्टैंजा नंबर 4 आता है हमारे पास। डल सब्लिनरी लवर्स लव, ज़मीनी और ऑर्डिनरी लोगों की मोहब्बत। सब्लिनरी का मतलब है चांद के नीचे वाली दुनिया, यानी ये दुनिया जहाँ हर चीज़ फ़ानी है। डल सब्लिनरी लवर्स से मुराद है वो लोग जिनकी मोहब्बत सिर्फ जिस्मानी और वर्ल्डली होती है। हु सोल इज सेंस कैन नॉट एडमिट। जिनकी मोहब्बत का मरकज़ सिर्फ जिस्मानी एहसास होता है, वो जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एडमिट नहीं कर सकते। पोइट यहाँ कह रहा है कि जो लोग सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन पर प्यार करते हैं, उनके लव की रूह सिर्फ सेंस परसेप्शन, टच, साइट, प्रेजेंस होती है। तो उनके प्यार में अगर दूरी आ जाए तो उनका प्यार कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि उनका जो फिजिकल कनेक्शन होता है वो टूट जाता है। एब्सेंस बिकॉज इट डथ रिमूव। वो दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि जुदाई उनसे कुछ चीज़ें छीन लेती है। दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट। वो चीज़ें जो उनकी मोहब्बत का बुनियादी हिस्सा थीं। एलिमेंटेड का मतलब है जिससे कोई चीज़ बनी हो। यहाँ पोइट कह रहा है कि उनका लव उन एलिमेंट्स जैसे जिस्मानी मुलाकातें, टच, देखना, इन सब से बना होता है। जब ये एलिमेंट्स दूर हो जाते हैं तो उनका प्यार भी ख़त्म हो जाता है। देन स्टैंजा नंबर 5 आता है हमारे पास। बट वी बाय अ लव सो मच रिफाइंड। लेकिन हमारी मोहब्बत इतनी ज़्यादा पाक और रिफाइंड है, डेट आवर सेल्स नो नोट वट इट इज़, कि हम खुद भी नहीं जानते कि ये प्यार असल में है क्या। ये लाइंस पोइट के प्यार की गहराई को दिखा रही हैं। उनका कनेक्शन इतना स्पिरिचुअल और मिस्टिकल है कि उसे डिफ़ाइन करना मुश्किल है। इस लव का नेचर इतना सब्टल है कि वो खुद भी उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते, मतलब इंसानी समझ से बाहर है। इंटर अशोर्ड ऑफ द माइंड। हमारे जहन आपस में पूरी तरह कनेक्टेड हैं। केयरलेस आइज, लिप्स एंड हैंड्स टू मिस। और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम एक दूसरे की आंखें, होंठ या हाथ नहीं छू सकते। ये लाइंस उनके प्यार की मैच्योरिटी दिखा रही हैं। दूरी में भी उनका रिश्ता इतना मजबूत है कि फिजिकल प्रेजेंस की कमी महसूस नहीं होने वाली। आंखों का देखना, होंठों का छूना, हाथों का पकड़ना, ये सब फिजिकल मोहब्बत में ज़रूरी होता है। उनका प्यार इससे परे है। स्टैंजा नंबर 6। और टू सोल्स देयर फोर विच आर वन। इसलिए हमारी दोनों रूहों का आपस में ऐसा गहरा रिश्ता है कि वो अब एक ही रूह बन चुकी हैं। दो आई मस्ट गो इंड्योर नॉट येट। चाहे मुझे अभी जाना ज़रूरी है। अब क्योंकि ये एक फेयरवेल सिचुएशन है, तो पोइट फिर से ये समझा रहा है कि इस दूरी का मतलब जुदाई नहीं है बल्कि कुछ और है। अ ब्रीच बट एन एक्सपेंशन। ये किसी चीज़ का टूटना, ब्रेक होना नहीं है, बल्कि एक फैलाव, एक्सपेंशन है। लाइक गोल्ड टू एड़ी थिननेस बीट। जैसे सोने को पीट कर इतना पतला कर दिया जाए कि वो हवा जैसा नाजुक और फैला हुआ हो जाए। ये एक ब्रिलियंट सिमिली है। डन कंपेयर करता है अपने प्यार को सोने से, गोल्ड से। जब उसे पीटा जाए तो वो एक लंबी पतली शीट में तब्दील हो जाता है, लेकिन टूटता नहीं है। इसी तरह उनका रिश्ता दूरी के बावजूद टूटेगा नहीं, बल्कि और सब्टल और ड्यूरेबल हो जाएगा। मूव करते हैं स्टैंजा नंबर 7 पे। यहाँ गौर कीजिएगा ज़रा। इफ़ दे बी टू दे आर टू सो। अगर हमारी रूहें दो ही हैं, मान लिया, तो वो ऐसे दो हैं एज टिफ ट्विन कंपसेस आर टू। जैसे एक कंपस के दोनों पैर अलग दिखते हैं लेकिन वो एक ही सेंटर से जुड़े होते हैं। ये डन की मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल कंसीट है।
कंपस के दोनों पैर अलग लगते हैं मगर दोनों का एक ही सेंटर होता है। इस इमेजरी से पोइट कह रहा है कि चाहे वो फिजिकली दूर हो जाएं, उनका इमोशनल और स्पिरिचुअल एक्सिस कॉमन रहेगा। दाई सोल द फिक्स्ड फुट मेक्स नो शो। तुम्हारी रूह उस कंपस के फिक्स्ड वाले पैर की तरह है जो स्टैटिक दिखता है, जो एक ही जगह पर रहता है। ये पोइट की बिलविड की स्टेडीनेस, लॉयल्टी और मेंटल सपोर्ट का सिंबल है। टू मूव बट डथ इफ द अदर डू। लेकिन जब दूसरा पैर हिलता है या घूमता है तो फिक्स्ड वाला पैर भी उसके साथ उसकी तरफ घूमता है। स्टेंजा नंबर 8 में भी इसी मेटाफोर को कंटिन्यू किया गया। एंड दो इट इन द सेंटर सिट। और चाहे कंपस का एक पैर मरकजी जगह पर खड़ा रहे, मतलब फिक्स्ड ही रहे, यहाँ पोइट की लवर की सोल को दिखाया गया है जो कंपस के सेंटर पैर की तरह, जो चाहे फिक्स्ड रहे अपनी जगह पर, मतलब वो घर पर है अपनी जगह पर, लॉयल और कंसिस्टेंट। सफ़र पर तो सिर्फ पोइट जा रहा है ना अभी, तो वाइफ को फिक्स्ड वाली जगह पर रखा गया। येट व्हेन द अदर फार द थ्रोम। फिर भी जब दूसरा पैर यानी पोइट खुद दूर तक चला जाता है, इट लीन्स एंड हाकन्स आफ्टर इट। तो फिक्स्ड वाला पैर झुकता है उसकी तरफ, ऐसे जैसे दूसरे पैर के लौटने की आस लगा रहा हो। इमेजिन कर रहे हो ना, यहाँ पे कंपस का एक पैर फिक्स्ड है, दूसरा पैर दूर जाता है, तो फिक्स्ड वाला पैर भी जैसे जैसे वो दूसरा पैर दूर जाता है, फिक्स्ड वाला पैर उसके साथ लंबा हो जाता है, लेटना शुरू हो जाता है। अपनी जगह नहीं छोड़ता लेकिन लेट जाता है, ऐसे जैसे हाथ बढ़ा रहा हो उसकी तरफ, उसको वापस आने का कह रहा हो दूसरे पैर को। एंड ग्रोज इरेक्ट एज डैट कम्स होम। और जब वो दूसरा पैर वापस आ जाता है तो ये पैर भी फिर वापस खड़ा हो जाता है, सीधा हो जाता है, मतलब वो इमोशनल हार्मोनी, वो बैलेंस वापस आ जाता है दोनों का। फाइनल स्टेंजा आता है हमारे पास। सच विल दो बी टू मी हु मस्ट। तुम मेरे लिए बिल्कुल उसी तरह बन जाओगी, बिल्कुल उसी सेंटर वाले फिक्स्ड पैर की तरह। लाइक द अदर फुट ओब्लीकली रन। और मैं दूसरे पैर की तरह झुक कर इधर उधर घूमता रहूँगा। पोइट खुद को ऑब्वियसली मूविंग फुट की तरह ट्रीट कर रहा है, जो कि सफ़र पर है, उसकी मूवमेंट ओब्लीकली झुक कर है, यानी ज़िंदगी की कुछ मुश्किलात और चैलेंजेस से गुजरते हुए। यहाँ ये एग्जाम्पल बता रही है कि सफ़र पर जाना भी मजबूरी है, कुछ दुनियावी मामलात हैं। अब आती हैं लास्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल लाइंस, ज़रा गौर कीजिएगा। थाई फर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट। तुम्हारी मजबूती मेरे दायरे को मुकम्मल और सही बनाती है। ये स्टेंजा का मेटाफिजिकल क्लाइमेक्स है। पोइट की बिलविड की कंसिस्टेंसी, पैर की मजबूती और लॉयल्टी पोइट की ज़िंदगी को, मतलब कंपस की दूसरी टांग को, बैलेंस और पर्पस देती है। अगर फिक्स्ड वाली टांग सेंटर में मजबूत ना हो तो दायरा कभी भी ठीक नहीं बनेगा। एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगन। और ये मुझे वहीं पर वापस ले आती है जहाँ से मैंने शुरू किया था। मतलब पोइट का सफ़र चाहे जितना भी लंबा हो, तुम्हारे पैरों की मजबूती मुझे एक्चुअली तुम्हारे गिर्द ही घुमाती रहेगी, और इवेंचुअली तुम्हारी ये मोहब्बत उस परफेक्ट सर्कल की तरह मुझे भी वापस वहीं पे ले आएगी जहाँ से मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई पोइम के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।